हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगी जो देना चाहिए मैं देता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब आपका एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आप ईजिली रिवाइज़ कर सको, आपको बुक पलटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हैं, उपयोगी हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई कई श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए, सबसे पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा पारिस्थितिकी जीव व वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, संबंधों का अध्ययन है। तो क्या है पारिस्थितिकी? ये जीव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इको सिस्टम बोलते हैं। अगर इकोसिस्टम कहीं कहीं लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी संकल्पना किसने की थी। ठीक है, ईयर पूछता है और किसने की थी ये भी पूछता है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की थी। किसने की थी? A.G. टांसले ने। A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की थी 1935 में। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था, पारिस्थितिकी तंत्र से में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो ये आपका खाद्य जाल बनाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जितना भी आपको नोट करना है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है आजकल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट नहीं आता। अगर इजी आएगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस है पर्यावरण से संबंधित, वो लिख लीजिएगा। देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस की अगर बात करें, विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और जल दिवस भी पूछा जाता है साथ में। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जल दिवस, ठीक है, तो ये 22 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 मार्च, और जल दिवस पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है और जल दिवस है आपका 22 मार्च को। ठीक है, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधों के स्रोत से जुड़ी है? कपूर, कैफीन, कांटेदार सेब या अफीम पोस्त? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर कैफीन है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा आंसर 36। जैव विविधता हॉटस्पॉट विश्व पूछ रहा है, कितनी है? 36 लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं जैव विविधता दिवस पूछता है। ठीक है, जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी डे भी बोलते हैं, ये 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, एक और है, प्राधिकरण से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, ये 2003 में इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई थी चेन्नई में। 2003 में चेन्नई में स्थापना हुई थी। ठीक है, लिख लीजिएगा, चेन्नई में स्थापना हुई थी जैविक विविधता प्राधिकरण की, भारतीय राष्ट्रीय, 2003 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस का पहला
थीम क्या थी, मतलब ये पहला आयोजित हुआ था, इसकी थीम क्या थी, ठीक है। तो इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। इसकी थीम क्या, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। कब मनाया जाता है, अभी आपने देखा 5 जून को मनाया गया था, या 5 जून से मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन अर्थ, इसकी थीम थी जो पहला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है केरल। देखिए पेरियार जहां पर भी शब्द आए ना, आप केरल लगा दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है पेरियार झील कहां पर है, ठीक है। पेरियार झील ये भी केरल में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है असम में। देखिए ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आपको रटना पड़ेगा, इसको समझाने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ये असम में है। याद आप कैसे कर सकते हो, देखिए औरंग मतलब है रंग, है ना, औरंग मतलब है रंग, रंग कैसा है, रंग औसम है। असम को आप मान लीजिए औसम लिखा है, तो रंग कैसा है, औसम है ना। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्टॉकहोम समझौते का किससे संबंध है। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन को दूर करना, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के बाध्यकारी आंदोलन का निरंतर, बिल्कुल नहीं। पहला इसका आंसर है, स्टॉकहोम समझौते का संबंध किससे है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है। ये हुआ कब था, स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972 में आयोजित किया गया था, 5 जून 1972 में आयोजित किया गया था। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 में। स्टॉकहोम समझौता 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है, कौन जैव संकेतक है पर्यावरणीय प्रदूषक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन, पहले बात तो बता दूं लाइकेन है क्या, तो ये कवक प्लस शैवाल का मिश्रण, समझ लीजिए कवक प्लस शैवाल से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक जैव संकेतक है। किसका जैव संकेतक है, यानी कौन से प्रदूषण का है, तो ये वायु व जल प्रदूषण का क्या है, एक जैव संकेतक है। अच्छा ये पता कैसे चलेगा, देखिए ऐसे क्षेत्र जहां पर लाइकेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां पर लाइकेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि वहां पर वायु व जल प्रदूषण कम होगा, वायु व जल प्रदूषण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यानी अगर घुमा दे कि डैश एक कोई क्षेत्र का नाम बता दे, या सिर्फ ऐसा बोल दे कि ऐसे क्षेत्र जहां पर लाइकेन की मात्रा ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, स्टेटमेंट के तौर पे ये दे सकता है आपका, ठीक है, कि वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा, जल प्रदूषण ज़्यादा होगा, कम होगा, है ना। तो देख लीजिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइकेन की ज़्यादा मात्रा प्रदूषण को कम करती है, ठीक, इसीलिए इसको जैव संकेतक के रूप में भी जाना जाता है। और लाइकेन मिश्रण किसका है, कवक और शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैल वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। चैल वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद कैसे करोगे आप, चैल में देखिए अगर मात्रा भूल इसमें हटा दीजिए तो ये चल लिखा है, चैल को मात्रा हटा दीजिए चल, तो हिमाचल में भी चल आता है, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, चल चैल चल हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम कार्बन विश्व में संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क को 2008 में किसने लॉन्च किया था। एक मैं आपको चीज़ बता देता हूं, देखिए ये जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये पर्यावरण में सुधार के लिए हमेशा एक प्रोग्राम्स लेके आता है, ठीक है। मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ अटेम्प्ट करने का, मान लो आपको नहीं भी पता होगा। देखिए यहाँ पे संक्रमण को उत्प्रेरित करने के क्लाइमेट न्यूट्रल नेटवर्क की बात हो रही है, कौन लेके आया, किसने लॉन्च किया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। फिर यहीं पे आता है जो ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, ये कब इसका गठन हुआ था, तो 5 जून 1972 में इसका गठन हुआ था। फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया फिर हेडक्वार्टर क्या है इसका,
ठीक है। तो हेडक्वार्टर था नैरोबी में, मतलब है, सॉरी, नैरोबी कहाँ है? केनिया में, ठीक है। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केनिया में। गठन हुआ था 5 जून 1972 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैम्ब्रिज। याद कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मतलब ट्रिक लगा के। देखिए, विश्व संरक्षण निगरानी है, निगरानी किसके ऊपर? देखिए, आजकल ब्रिज काफ़ी टूट रहे हैं, तो ब्रिजों के संरक्षण के लिए उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। वो कैसा बन रहा है तो आप देख सकते हो, कैम्ब्रिज निगरानी, कैम्ब्रिज संरक्षण, ब्रिज के संरक्षण के लिए निगरानी, ऐसे याद कर सकते हो। देखिए, कभी कभी आपको फनी लगेगी ट्रिक, लेकिन बिलीव करिए कि ये ऐसे ही याद होगा। एग्जाम में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, एनवायरमेंटल से संबंधित बहुत सारे हेडक्वार्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो टफ होता है, ठीक। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय की रूपरेखा निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल था? निम्नलिखित में से किस बैठक का प्रतिफल था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका है UNFCCC, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन, पहले लिख लीजिए इसको, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, ये इंग्लिश में ही पूछता है कभी कभी, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये हुआ। अब इसमें एक और चीज़ आ जाता है कि स्थापना कब हुई थी, ये कब बना? 1994 में बना। UNFCCC 1994 में, ठीक है। अब देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन। जो बैठक का प्रतिफल था वो रियो शिखर सम्मेलन, ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन जून 1992 संबंधित है, याद रख लीजिएगा। रियो शिखर सम्मेलन कब? 1992, ठीक है। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी रियो शिखर सम्मेलन को कहते हैं। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण परिणाम और क्या क्या था? एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या क्या था, और भी क्या क्या? तो आपने एजेंडा 21 का नाम सुना होगा, एजेंडा 21, ठीक, ये था। और जैव विविधता संधि भी हुई थी, ठीक है, जैव विविधता संधि, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। देखिए, जैव विविधता संधि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। रियो को और क्या बोलते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। UN से यूनाइटेड नेशन है, ये F से फ्रेमवर्क लगा दो। CCC में एक क्लाइमेट है, एक चेंज और एक है कन्वेंशन, ठीक, याद हो जाएगा। अच्छा, इसी में लिखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता। तो जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मॉन्ट्रियल समझौता आपका 1987 में हुआ था, ठीक, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध था ओजोन लेयर से, ठीक है, ओजोन के संरक्षण से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का एक है, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल सन पूछता है तो 1997, पर ये लागू हुआ था 2005 में। ये किस चीज़ के लिए था? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए था। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। याद कैसे कर सकते हो? मान लीजिए ग्रीन कलर किसी पर, ग्रीन कलर पर कोई क्यूट लग रहा है तो आप कह दो क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए था 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, लागू हुआ 2005 से, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? बढ़ते पौधे? बिल्कुल नहीं, खतरा नहीं है। इसका सोल्यूशन है बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के समझौता है। जितनी भी वो है खतरा है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी पर्यावरण भी उतना ही रेशियो में बढ़ेगा। बढ़ती फसलें? बिल्कुल नहीं। बढ़ती प्रौद्योगिकी? डायरेक्टली तो नहीं है, ठीक है, बढ़ती प्रौद्योगिकी डायरेक्टली नहीं है। इन दोनों में अगर देखा जाए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।